गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को राम राम, सुप्रभात, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज एक बार फिर से स्वागत है आपका शास्त्रीय एजुकेशन में। हम दोबारा से एक और नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। कल हम पढ़ रहे थे पदभेद। तो पदभेद में हमने जो पदों का वर्गीकरण है उसके बारे में समझ लिया था। तो थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, परिभाषाओं के बारे में जो परीक्षा में आ सकती है, उन परिभाषाओं की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, कल हम पदभेद का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। पदों का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहला जो पद था वो था अर्थ। वर्गीकरण जो था वो था अर्थ के आधार पर, और मैंने अर्थ के आधार पर पद बताए थे आपको दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला था सार्थक और दूसरा था निरर्थक। तो देखिए बच्चों, निरर्थक जो शब्द होते हैं उन शब्दों की के लिए व्याकरण में कोई जगह नहीं होती, क्योंकि ये निरर्थक शब्द किसी काम के नहीं होते, इसलिए इनका तो अस्तित्व यहीं पर समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, सार्थक जो शब्द होते हैं उसकी बात करते हैं। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द की परिभाषा की यदि हम बात करें तो परिभाषा होती है वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। निश्चित अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। इसके बाद में सार्थक शब्द को तीन भागों में बांटा गया है। सार्थक शब्द के तीन भेद कर दिए गए हैं। पहला भेद है वाचक, दूसरा लक्षक और तीसरा व्यंजक। ये तीनों आपके जो शब्द है ये आपकी कौन सी शब्द शक्तियों से मैच होते हैं। ये इसके साथ यूज किया जाता है, ये इसमें यूज किया जाता है लक्षणा में, और ये आपका किया जाता है व्यंजना में यूज किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको कितना याद रखना है वो देखिए। आपको याद रखना है इसकी डेफिनेशन। पहले प्रकार याद रखना है कि अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक एवं निरर्थक। दूसरा, सार्थक शब्द किसे कहते हैं ये याद रखना है। वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। और सार्थक शब्द को कितने भागों में विभाजित किया गया है, सार्थक शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये भी याद रखना है कि वाचक, लक्षक और व्यंजन। इसके आगे कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि वाचक शब्द क्या होते हैं, इन किस कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो लेवल है, हमारा जो काम है वो यहीं तक खत्म हो जाता है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम। दूसरा जो भेद है वो पढ़ने जा रहे हैं हम। दूसरा जो प्रकार है वो है आपका रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। सबसे पहला शब्द होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। देखो दोस्तों, यहां पर अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं ना, तो आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। रूढ़ जो शब्द होते हैं इसकी बात करें हम परिभाषा की, रूढ़ शब्दों की परिभाषा होती है वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते। क्या कहलाते हैं?
शब्द कहलाते हैं। जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं, जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, जैसे आपने कहा राम, आपने कहा पुस्तक, आपने कहा कवि, हमने कहा मुनि, नदी। तो इस तरह के जो शब्द है जिनमें आपके अन्य शब्दों का योग नहीं हुआ है, या ऐसे शब्द जिनको हम अलग अलग भागों में सार्थक रूप से नहीं बांट सकते, उन्हें हम रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। इसमें देखो दोस्तों, इसमें देखो दोनों में योग शब्द आ रहा है, तो यौगिक की बात करने जा रहे हैं। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द की यदि हम बात करें तो वे शब्द जो, अरे योग हो रहा है इसके अंदर, तो वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। किससे बनते हैं? दो शब्दों के योग से बनते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? उदाहरण देखो दोस्तों, उदाहरण में देखिए आप कौन कौन से यौगिक शब्द कौन कौन से होते हैं। मैं आपको बता दूं, यौगिक शब्द आपके होते हैं जिन शब्दों के हम दो सार्थक भाग बांट सकते हैं, जिन शब्दों को हम दो सार्थक भागों में बांट सकते हैं, दो सार्थक खंड कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द के नाम से जानते हैं। कैसे? देखिए उदाहरण, जैसे मैंने कहा रामानुज, मैंने कहा विद्यालय, मैंने कहा रामावतार, मैंने कहा शिवालय आदि। मतलब कि ऐसे शब्द जिनको हम दो सार्थक भागों में बांट सकते हैं, दो सार्थक खंड कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द के नाम से जानते हैं। और इनके सबसे ज्यादा उदाहरण जो आपको मिलेंगे वो आपके स्वर संधि, यदि आपने पढ़ी है तो स्वर संधि के अंदर जितने भी उदाहरण हैं उनको आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो। तीसरा है आपका योग रूढ़। वे शब्द जो, अब इसमें भी योग आ रहा है तो ये भी दो शब्दों के योग से बनेगा, योग से बनते हैं तथा किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखो फ्रेंड्स, इसके उदाहरण, जैसे इसके उदाहरणों की यदि हम बात करें तो दशानन, दश और आनंद दो शब्द मिलकर बना है, लेकिन ये विशेष किसी अर्थ में रूढ़ है, रावण के अर्थ में रूढ़ है। हमने कहा गजानन, गज है जिसका आनंद, ये विशेष किस में अर्थ रूढ़ है, किस अर्थ में रूढ़ है, किस अर्थ के लिए प्रयोग हुआ है? गणेश के लिए। हमने कहा वीणा पाणी, ये आपका किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? विशेष अर्थ क्या है इसका? सरस्वती के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो दशानन शब्द है वो रावण के लिए प्रयोग किया जाता है, गजानन जो शब्द है वो गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है, वीणा पाणी जो शब्द है वो सरस्वती के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके विशेष अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं, केवल इन्हीं के लिए यूज किए जाते हैं, अन्य किसी और के लिए यूज नहीं किए जाते, इसलिए इनको हम लेते हैं योग रूढ़ शब्द में। योग रूढ़ की डेफिनेशन है कि वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं तथा, यहाँ पर दो लिखना है, वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं तथा किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और बहुव्रीहि समास के अंतर, बहुव्रीहि समास के अंदर, बहुव्रीहि समास में जितने भी उदाहरण आते हैं
वो सारे के सारे उदाहरण किसके अंतर्गत आएंगे, योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर हम। चलो देखते हैं। नंबर 3, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार बताए गए हैं 4। कितने बताए गए हैं, 4। कौन कौन से बताए गए हैं? नंबर 1 तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पहले वाले की बात करेंगे हम, तत्सम की। परिभाषा देखिए, संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए दोस्तों, मतलब संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको हूबहू जिस तरह से संस्कृत में प्रयोग किया जाता है वैसे की वैसे ही उसी रूप में वहां से उठा करके किस में प्रयोग किया जाता हो, हिंदी में यदि प्रयोग किया जाता है तो ऐसे शब्दों को हम किस नाम से जानते हैं, तत्सम शब्दों के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, नेत्र है, पद है, कर्ण है, हस्त है, मस्तक है, और क्या है, कटी है, आदि। ये आपके ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और इसी रूप में, अपने इसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में कई जगह पे आपको मिल जाते हैं इस तरह से। दूसरा आपका है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द परिभाषा देखिए, संस्कृत के शब्दों में कुछ परिवर्तन करके उन्हें हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अभी अपन ने तत्सम शब्द लिखे ऊपर, जैसे उदाहरणों की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो नेत्र का आंख होता है, हिंदी अर्थ करके लिखना है कुल मिला के, सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो। पद का पैर होता है, कर्ण का कान होता है, हस्त का हाथ होता है, मस्तक का माथा या सिर होता है, कटी का कमर होता है। इस तरह से ये आपका तद्भव शब्द होते हैं। यहाँ तक यदि किसी को कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो भी टॉपिक यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं सभी टॉपिक्स के नोट्स आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको प्रत्येक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लगभग समाप्ति की ओर है, थोड़ा ही बचा है, बस अंतिम दौर में चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका जो है वो है देशज।
देशज शब्द, देशज शब्द की बात हम करने जा रहे हैं। वे शब्द जिनका निर्माण मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार कर लेता है, आवश्यकता अनुसार कर लेता है, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। कैसे दोस्तों, आपने देखा होगा कभी गांव में इस तरह से माँ बाप, बच्चे, सब कुछ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बोलते हैं डोकरा, डोकरी, बच्चे को बोलते हैं छोरा, बच्ची को बोलते हैं छोरी, तालाब बोलते हैं डाबरा, छत को बोलते हैं डागड़ा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये सबके सब शब्द क्या है आपके देशज। डोकरा, डोकरी, छोरा, छोरी, डाबरा, डागड़ा, ये सब के सब क्या है देशज शब्द है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं है। आपको डेफिनेशन याद करनी है कि जिन शब्दों का प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार करता है, निर्माण करता है, उन्हें हम देशज शब्द के नाम से जानते हैं। और देशज शब्द वे होते हैं जिनको हम सामान्यतः बोलचाल के रूप में प्रयोग लेते हैं। चौथा आपका विदेशज शब्द है, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। विदेशज शब्द की यदि परिभाषा की बात करें तो वे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं और अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुर्ता, अलमारी, लोटा, शर्ट, पायजामा आदि। ये शब्द हमारे विदेशी भाषाओं के हैं, हमारे हिंदी के भी नहीं है। ये आपका अंग्रेजी का है, अरबी फारसी के है, ये अलमारी आपके शायद पुर्तगाली का है। तो इस तरह से ये विदेशी भाषाओं के शब्द है, लेकिन हूबहू इसी रूप में, अपने मूल रूप में बिना चेंज किए हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं विदेशज शब्द। ठीक है दोस्तों, देशज हो गया, विदेशज हो गया। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अंतिम दौर में है हम, लगभग हमारा पदभेद समाप्त हो गया है, लगभग समाप्ति की ओर है। अंतिम दौर में देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो है चौथा जो पार्ट है वो है ध्वनि के आधार पर, ध्वनि के आधार पर। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल इतना याद रखना है कि ध्वनि के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला होता है वर्णात्मक और दूसरा होता है ध्वन्यात्मक। बस इतना याद रखना है, वर्णों के आधार पर क्या होता है, ध्वनि के आधार पर क्या होता है, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना से याद करना है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। नंबर 5 जो होता है वो होता है रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए दोस्तों, अविकारी शब्द और दूसरे होते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, जिनके बारे में हम पहले विस्तार से पढ़ चुके हैं। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, पद भेद आपका समाप्त हो चुका है। इसके बाद में हम अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी परीक्षाओं का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हमें जम करके तैयारी करनी है और अपने आप को साबित करने का ये सुनहरा आपके पास चांस होता है। 10th क्लास में आप जितनी परसेंटेज अच्छी बनाओगे, भविष्य में आपके लिए उतने ही अच्छे सुनहरे मौके मिल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से आप पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, कोई भी समस्या यदि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आती है 10th क्लास के स्टूडेंट्स को, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपकी समस्या का निश्चित रूप से हल किया जाएगा। यदि किसी टॉपिक के आपको नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से लिंक है टेलीग्राम की,
उस लिंक पर जाकर के आप वहाँ से वीडियो के सॉरी नोट्स प्राप्त कर सकते हो। टॉपिक्स के जो जो हमने यहाँ पर पढ़ लिए सभी के नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है, और कुछ समय में मैं वहाँ पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा जैसे जैसे क्लास कंप्लीट होती जाएगी। दोस्तों वहाँ पर मैंने 3 या 4 मॉडल पेपर भी डाले हैं, उन मॉडल पेपर्स को जरूर देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके अंदर। तो इस तरह से 10 मॉडल पेपर डाले जाएंगे आपके। तो आई थिंक 4 या 3 या 4 डल चुके हैं, 6 बाकी है। तो अगला जो है कल या परसों में अगला मॉडल पेपर आपके सामने उसमें आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, समय आगे की इजाजत नहीं देता इसलिए लेता हूँ अलविदा आपसे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्लास तक के लिए सबको नमस्ते, अलविदा।